नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बौद्धियम इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th पॉलिटी एनसीईआरटी को। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी लोकतंत्र और विविधता। इससे पहले के दो अध्याय को यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर एनसीईआरटी की सीरीज में जाएं और वीडियो को देखें। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दे रहे हैं, तो ज़रूर देखिए। बात करते हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की, लोकतंत्र और विविधता की। इसका सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी देश में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जैसे अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग जाति के लोग होते हैं, अलग भाषा के लोग होते हैं। अलग जाति और भाषा के लोग होते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि लोकतंत्र जो है, एक लोकतंत्र इन सभी अलग अलग लोगों को एक साथ प्यार से कैसे रखता है। लोकतंत्र हमें सिखाता है कि धर्म हो या अलग जाति के हों या अलग भाषा के लोग हों, उन सभी को प्यार से कैसे रखा जाता है। ठीक है। इनको समझने के लिए आपको तीन मुख्य कार्यों को समझना पड़ेगा। सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विविधता, डिविजन्स एंड इक्वलिटीज यानी विभाजन और असमानता। चलिए समझते हैं। सोशल डिफरेंसेस का जो अर्थ होता है, हमारे समाज में जो है खान पान खान पान हो, ठीक है, पहनावा हो, भाषा हो, और जातियों का जो अलग अलग होना है, यही विविधता है। ठीक है। हमारे समाज में क्या होता है, अलग खान पान के लोग रहते हैं, अलग पहनावे वाले लोग रहते हैं, अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग जातियों के लोग रहते हैं। यही अलग अलग जो होता है, इसी को विविधता कहते हैं। जैसे हमारी क्लास में आप समझिए, कोई हिंदी के बोलने वाले लोग हैं, कोई पंजाबी बोलने वाले लोग हैं, कोई भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, कोई अलग त्यौहार मनाते हैं तो कोई अलग त्यौहार मनाते हैं। यही विविधता है। ठीक है। भारतीय संदर्भ में समझें तो भारत जो है दुनिया का सबसे विविध देश है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 29 अनुच्छेद 29 जो है, यह हर नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार देता है। बात करें डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज की, सामाजिक विभाजन और असमानता की, तो जब इस विविधता के कारण, ये जो जितनी भी विविधताएं हुई, इस विविधता के कारण भेदभाव होने लगे, या कुछ लोगों को छोटा कुछ लोगों को बड़ा समझा जाने लगे, तो वह असमानता है। ठीक है। जैसे हम आपसे यह कह दें कि सिर्फ इसीलिए किसी बच्चे से दोस्ती मत करिए क्योंकि उसकी जाति या धर्म अलग है, तो यह समाज को जो है बांटता है। भारत में भी जो है पुराने समय में जातिवाद के कारण बहुत असमानता थी। इसे खत्म करने के लिए हमारे संविधान ने आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 दिया है, जिसमें साफ कहा है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ जो है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा। साथ ही जो है आर्टिकल 17 दिया गया है, जिसमें छूआछूत जो थी, अनटचेबिलिटी जो थी, उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। ठीक है। लोकतंत्र इन सभी चीज़ों को कैसे संभालता है, तो इसको समझिए कि ये जो विविधताएं हैं, क्या यह देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है? तो नहीं। लोकतंत्र सबको साथ लेकर चलता है। जैसे आप समझिए कि आपके भाई बहन हैं, आप भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं, आप में कोई विवाद हो गया, तो क्या करते हैं, पेरेंट्स का क्या काम है कि आपकी बातों को सुनते हैं, आपके दोनों की बातों को सुनते हैं, और जो बीच का रास्ता होता है वो निकालते हैं। वैसे ही लोकतंत्र जो है सभी के बराबरी, मतलब सभी को बराबरी का हक देता है। कौन देता है? लोकतंत्र। ठीक है। सभी को बराबरी का हक देता है लोकतंत्र। भारतीय संविधान में भी जो है आर्टिकल 14 एक है, क्या दिया हुआ है, आर्टिकल 14 दिया है, जो कानून के समक्ष जो है देश का हर नागरिक, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, वो सभी बराबर है। ठीक है। आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी में आपको एक स्टोरी दिया गया है जो मेक्सिको की है। ये डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं। पहला
आपका जो शुरू होता है, एक स्टोरी है जो रंग भेद के खिलाफ है, नस्लीय भेद के खिलाफ है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे, चलिए देखते हैं। आप समझिए, ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स 1968। सोचिए कि अगर आप खेल के मैदान में जीतने के बाद भी मेडल लेने जाओ और वहाँ देश का राष्ट्रगान बज रहा है, लेकिन आप खुश होने के बजाय सिर झुकाकर एक अनोखा विरोध प्रदर्शन करो। ऐसा ही हुआ था 1968 में मैक्सिको में। कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में हुआ था, जब दो खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया के सामने अपने ही देश में हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस घटना में तीन मुख्य खिलाड़ी थे जो हीरो मानिए इसको। ठीक है, तो द 1968 मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स 1968 में मैक्सिको में हुआ था, जो 200 मीटर रेस जो हुआ था, 200 मीटर दौड़ में पदक समारोह में ऐतिहासिक घटना है। जैसे एक थे टॉमी स्मिथ जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इन्होंने क्या किया, अफ्रीकन, ये जो टॉमी स्मिथ थे और श्वेत थे, अफ्रीकन टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों अश्वेत थे। क्या थे? श्वेत थे। तो टॉमी स्मिथ जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने क्या किया कि बिना जूतों के सिर्फ काले मोजे पहनकर मंच पर चले आए और अपना काला दस्ताना पहना हुआ जो हाथ था उसको ऊपर उठाया। इसका मतलब था कि बिना जूते के काले मोजे पहनना यह दिखाता था कि अमेरिका में जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, वो बहुत गरीब हैं। ठीक है, और हाथ ऊपर उठाने का मतलब था, मुट्ठी तानने का मतलब था कि अश्वेतों की ताकत और एकता का प्रदर्शन करना, है ना, ब्लैक पावर, है ना, ब्लैक पावर। आगे बात करते हैं, जॉन कार्लोस जो थे, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, कांस्य पदक जीता था। ये भी अफ्रीकन अमेरिकन थे, ये भी अश्वेत थे। इन्होंने भी टॉमी की तरह क्या किया, हाथ ऊपर उठाया, लेकिन साथ में क्या किया, गले में जो है इनके बीड्स पहनी हुई थी, मतलब मनके की एक माला माला थी। इसका मतलब था कि उन अश्वेत लोगों की याद में जिन्हें अमेरिका में जो है नस्लवाद, रेशियल वायलेंस के तहत जो है मार दिया गया था। ठीक है, के कारण इन्होंने मनके की एक माला पहनी थी। तीसरे खिलाड़ी थे पीटर नॉर्मन, जो वाइट ऑस्ट्रेलियन थे, ये श्वेत लोग थे। कौन थे? श्वेत थे। ये अमेरिका के नहीं थे बल्कि ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने क्या किया, मुट्ठी नहीं उठाई, लेकिन वाइट ह्यूमन राइट्स बेज पहना। ठीक है, मानवाधिकार का बेज पहना। इसका मतलब था कि वह गोरे होकर भी जो है, गोरे थे और मतलब श्वेत थे, गोरे होकर भी जो अश्वेत लोग हैं, काले लोग हैं, उनके रंग भेद के खिलाफ थे। इसे अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता भी कहते। ठीक है, भारतीय संदर्भ में भी आप संविधान से अगर इसे जोड़ेंगे, तो अमेरिका में जो रंग भेद की चल रही थी स्थिति, अमेरिका में क्या था, जो रंग भेद था अमेरिका में, ठीक है, वही भारत में जो है हमारे यहाँ, ये अमेरिका में था। कहाँ पे था? अमेरिका में जो रंग भेद की स्थिति थी, भारत में धर्म और जाति की स्थिति। भारत में क्या था? धर्म और जाति के नाम पर होती आ रही थी। अमेरिका में रंग के आधार पर हो रहा था और भारत में धर्म और जाति के नाम पर यह भेद हो रहा था। तो क्या किया, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हमारे संविधान ने इस चीज़ को रोकने के लिए, धर्म और जाति को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए। जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी दी। क्या दी? अभिव्यक्ति की आज़ादी दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या दिया, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 19(1)(a) में दिया। ठीक है, आर्टिकल 19(1) में उन तीनों खिलाड़ियों ने बिना एक शब्द बोले, जैसे इन तीनों खिलाड़ियों ने बिना एक शब्द बोले सिर्फ अपने कपड़े, बैज और मुट्ठी से अपना विरोध दर्ज किया। इसे एक्सप्रेशन कहते हैं। भारत में अनुच्छेद 19(1) सब क्लॉज ए हर नागरिक को अपनी बात कहने, शांति से विरोध करने या अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की आज़ादी देता है। ठीक है, इस भेदभाव को अंत भी किया गया आर्टिकल 15 के तहत, है ना, कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। संविधान ने आर्टिकल 15 साफ तौर पर कहता है, किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, नस्ल और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हमारे संविधान में एक है भाईचारा वाला, भाईचारे का कर्तव्य है। ठीक है, भाईचारे का
कर्तव्य है। अनुच्छेद कितना है, आर्टिकल कितना है 51A, ठीक है 51A। इसमें क्या कहता है, मौलिक कर्तव्य है कि पीटर नॉर्मन जो थे ये दूसरे देश के थे, पीटर नॉर्मन, लेकिन दूसरे देश के होकर भी जो है इंसानियत के नाते अश्वेतों का साथ दिया। हमारे संविधान में भी जो है क्या हुआ, अनुच्छेद 51A सब क्लॉज ई जो है हर भारतीय को यह सिखाता है कि आपस में वे भेदभाव भूलकर समान भ्रातृत्व, क्या सिखाता है, समान भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एनसीईआरटी में जो है आपको एक जो रंग भेद के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे अमेरिका में, उसको समझिए। सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएसए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब चल रहा था, तो 1954 से 1968 तक चला। अमेरिका में क्या हुआ, इसमें काले जो अश्वेत लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए चलाया गया था एक बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था। कैसा था, नॉन वायलेंट, है ना। इनके नेता कौन थे, नेता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तरीका क्या था, यह पूरी तरीके से अहिंसक था, नॉन वायलेंट था। जैसे शांति से कानून तोड़ना, सत्याग्रह, मार्च निकालना, धरने देना, ये सब इसमें था। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी जी बिना अंग्रेजों को गोली चलाए, बिना लाठी गोली उठाए शांति से सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। ठीक वैसे ही अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अश्वेतों के हक के लिए जो है आंदोलन चलाया। ठीक है, एक दूसरा है ब्लैक पावर मूवमेंट। ब्लैक पावर मूवमेंट 1966 से 1977 तक चला था। यह भी अमेरिका में जो है नस्लवाद को ख़त्म करने के लिए ही था, लेकिन यह बहुत आक्रामक था, मिलिटेंट था, है ना, बहुत एकदम आक्रामक था। तरीका क्या था इनका, इनका मानना था कि अगर रंग भेद और अन्याय को ख़त्म करने के लिए वायलेंस भी करना पड़े, वायलेंस इफ नेसेसरी टू इंड रेसिज्म, मतलब रंग भेद को ख़त्म करने के लिए हिंसा का भी सहारा लेना पड़े तो वो गलत नहीं है। ठीक है, जैसे भारत की आज़ादी के लड़ाई में आप देखे होंगे, भारत की जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो एक तरफ गांधी जी थे जो एकदम शांति का रास्ता अपनाए थे, और दूसरी तरफ क्रांतिकारी थे जो गरम दल थे। वहाँ ईंट का जवाब पत्थर से मिलता था। कैसे मिलता था, ईंट का जवाब पत्थर से, किससे, पत्थर से मिलता था। यह आंदोलन भी उसी आक्रामक विचारधारा का था। मतलब यह मान लीजिए भारत का गरम दल, नरम दल, और ये गरम दल, समझ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल डिफरेंसेस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स की। जैसे सामाजिक अंतर अगर बात करें, समानताएं और विभाजन की, तो सामाजिक अंतर जो होती है वो मेनली उनके दो कारण होते हैं। ठीक है, वह दो कारणों से एक दूसरे से अलग होता है। एक हुआ जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित का क्या अर्थ है, वे अंतर जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वे अंतर क्या होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होते हैं। जिस देश में पैदा हुए, जिस परिवार में पैदा हुए, जिस जाति में पैदा हुए, वैसे ही हम लोग बन जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखें तो लड़का या लड़की होना, हमारी लंबाई, त्वचा का रंग, हमारी जाति, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, मोस्ट सोशल डिफरेंसेस आर नॉट चूजन बाय अस, वी आर बोर्न इनटू स्पेसिफिक फैमिलीज, कास्ट, जेंडर्स, हाइट्स और स्किन कलर्स। ठीक है, हमारे हाथ में नहीं है। अधिकांश सामाजिक अंतर हमारे वश में नहीं होते हैं। समझ में आ रही है बात। फिर क्या है सामाजिक अंतर का दूसरा पार्ट, बेस्ड ऑन चॉइस, पसंद और चुनाव पर आधारित जो होता है। वे अंतर, इसको समझिए कि वे अंतर होते हैं जो हम खुद चुनते हैं, बड़े होकर हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा धर्म बदलना, हमारा पेशा, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनना, या हमारी पढ़ाई। सम डिफरेंसेस अराइज बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल चॉइसेस, मतलब अपनी पसंद से, सच एज चूजिंग अ रिलेशन, मतलब धर्म परिवर्तन कर लेना। फील्ड ऑफ स्टडी, आप कुछ भी अध्ययन करिए, आप अपना पसंद कर सकते हैं, लेकिन आपका किस देश में जन्म होगा यह आपके हाथ में नहीं है, किस जाति में जन्म होगा वह आपका नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझिए, जब आप बड़े होकर तय करेंगे कि आपको आर्मी में जाना है, मान लीजिए आपको बड़े होकर आर्मी में जाना है, या वैज्ञानिक बनना है, क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो वह आपका खुद का चुनाव होगा। तो आप खुद को के लिए जो है वो आपकी खुद की चॉइस होगी। ठीक है, भारतीय संविधान में भी जो है आर्टिकल 25 जो है, भारतीय संविधान में आर्टिकल 25 जो है, हर भारतीय नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी धर्म मानने,
उसका पालन करने और प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है, आर्टिकल 25। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन। हर सामाजिक अंतर जो है विभाजन नहीं बनता है। यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अलग होने का मतलब यह नहीं कि हम आपस में लड़ेंगे या अलग हो जाएंगे। कई बार अलग अलग समूह के लोग भी एक जैसे विचार रखते हैं। सम डिफरेंसेस डिवाइड पीपल फ्रॉम अनदर, है ना, बट दे ऑल्सो यूनिट वेरी डिफरेंट पीपल। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर कॉमन इंटरेस्ट, है ना, एक जैसे साझा विचार रख सकते हैं। जैसे पिछले पन्ने में हम पढ़े थे पिछले कि मैक्सिको ओलंपिक में जो है टॉमी स्मिथ जो थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोन्स, कौन थे, जॉन कार्लोस जो थे, अमेरिकी और श्वेत थे। जबकि पीटर जो थे, पीटर क्या थे, ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियाई श्वेत थे। दोनों अलग अलग देश से थे। ये अफ्रीकन अमेरिकन थे, ये ऑस्ट्रेलियन थे, दोनों अलग अलग देशों से थे। लेकिन फिर भी वे नस्लवाद के खिलाफ साथ खड़े हुए क्योंकि उनकी सोच एक जैसी थी। पीटर की भी, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोन्स, इस दोनों की जो है सोच कैसी थी, एक थी, जबकि दोनों अलग अलग देश से थे। कैसे थे, अलग अलग देश से थे। ठीक है, आगे बात करते हैं ओवरलैपिंग वर्सेस क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस की। अतिव्यापी बनाम अनुप्रस्थ कटिंग, इसको समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। ओवरलैपिंग अंतर को समझने के लिए इनके 4 पैरामीटर दिए गए हैं, इनको समझेंगे। ओवरलैपिंग का अर्थ क्या होता है कि जब एक के ऊपर दूसरी समस्या का पहाड़ टूट पड़े, यानी जब समाज के किसी एक ही समूह के साथ कई तरह की कमियां या भेदभाव के साथ जुड़ जाए, है ना, भेदभाव एक साथ जुड़ जाए, इससे समाज में गहरी खाई और गुस्सा पैदा होता है। मान लीजिए कई बार क्या होता है कि आप हैं, आपके साथ किसी तरह की परेशानी थी और उस पर भी बहुत सारा परेशानी आ गया, है ना, इसी को एक के ऊपर दूसरी समस्या का पहाड़ टूट पड़े कहते हैं। जैसे अमेरिका में जो लोग ब्लैक लोग थे और श्वेत लोग थे, ठीक है, ब्लैक टेंड्स टू बी पुअर, लैंडलेस एंड फेस सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इनके साथ क्या था, बहुत सारा पहाड़ एकदम टूटा पड़ा था। मतलब उनके गरीब भी थे, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी। वहीं उत्तरी आयरलैंड में देखिएगा, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था कि जो लोग कैथोलिक थे, रिलीजन्स एंड क्लास ओवरलैप, कैथोलिक्स आर मोस्टली पुअर एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब क्या था, उत्तरी आयरलैंड में जो लोग कैथोलिक ईसाई थे वे गरीब भी हैं और भेदभाव के भी शिकार हैं। 2 उदाहरण दिया गया है। अमेरिका में जो है वहाँ पर क्या था, अश्वेत लोग गरीब भी हैं, ज़मीन भी नहीं है, और अश्वेत भी हैं। नीदरलैंड में क्या था, नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था कि वो लोग जो है कैथोलिक ईसाई हैं और वे भी गरीब हैं। ठीक है, ये भेदभाव का शिकार था। क्रॉस कटिंग डिफरेंस क्या होता है, क्रॉस कटिंग डिफरेंस में जब समाज एक दूसरे को काट देता है ना, अंतर को काट देता है, जिससे लड़ाई की गुंजाइश कम हो जाती है। यहाँ लोग एक मामले में अलग हो सकते हैं लेकिन दूसरे मामले में एक जैसे हो जाते हैं, इससे समाज में शांति बनी रहती है। व्हेन सोशल डिफरेंसेस क्रॉस कट ईच अदर मेकिंग इट हार्ड इट ग्रुप पीपल इनटू वन सिंगल कम्युनिटी। सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ईजियर टू एकॉर्डिनेट, समझदारी में आसानी होती है, ग्रुप शेयर कॉमन इंटरेस्ट ऑन वेरियस इशूज। नीदरलैंड में जो, आप इसको उदाहरण समझिए, एनसीईआरटी आपको उदाहरण दे रहा है कि नीदरलैंड में जो है ईसाई धर्म के 2 गुट थे, एक कैथोलिक थे और एक प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, तो जो कैथोलिक लोग थे, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, वो दोनों गुट में अमीर भी हैं और गरीब भी हैं। इसीलिए वहाँ धर्म और पैसे को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। धर्म हो या पैसे को लेकर कभी लड़ाई नहीं हुई। कहाँ पर, नीदरलैंड में। जैसे आप इसको दोस्तों ऐसे मानिए, अलग धर्मों के हैं, अंतर हैं, लेकिन दोनों का ही, जैसे आपके क्लास में क्या है कि आप समझिए, तो एक दोस्त है और दूसरा दोस्त है, ये दोनों अलग अलग धर्म का है, लेकिन इन दोनों का जो इंटरेस्ट है, इन दोनों का जो रुचि है, इन दोनों की जो रुचि है वो रोबोटिक्स में है। किस में है, रोबोटिक्स में है। तब जब ये लोग साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये दोनों साइंस प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो अपने धर्म को भूल कर एक टीम बनाएंगे। इसे कहते हैं क्रॉस कटिंग डिफरेंस, क्रॉस कटिंग अंतर। समझ रहे हैं, भारत में भी कई जगह क्रॉस कटिंग अंतर दिखते हैं। जैसे आप देखेंगे केरल या पंजाब के किसानों को देखिए, तो खेती की समस्या को लेकर केरल या पंजाब के किसान को, खेती की समस्या या मांगों को के समय ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी एक किसान एक होकर जो है आंदोलन करते हैं। वहाँ धर्म का जो अंतर होता है, धर्म का जो अंतर है वह क्या हो जाता है,
खत्म हो जाता है। यहाँ पर किसान होने की पहचान जो है, किसान होने की पहचान जो है, ये पहचान के सामने धर्म का अंतर कट जाता है। हमारा संविधान भी 51F, 51A सब क्लॉज एफ जो है के माध्यम से देश की जो साझा संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर जो है, उसका सम्मान करने की बात करता है, जो नागरिकों को अलग अलग पहचानों के बावजूद एक सूत्र में पिरोती है। ठीक है, आगे बात करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन की, सामाजिक विभाजनों की राजनीति की बात करें तो सामाजिक विभाजन को समझने से पहले समझिए कि हमारी क्लास में मॉनिटर का चुनाव होना है। मान लीजिए हमारी क्लास में किसका चुनाव होना है? मॉनिटर का चुनाव होना है। मॉनिटर का चुनाव होना है, दो उम्मीदवार खड़े होते हैं, ए और बी। कितने होते हैं? दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। यह पहला ए जो है यह कहता है मैं स्कूल की सुविधाएं बढ़ाऊंगा, मतलब यह डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। किस पर दे रहा है? डेवलपमेंट पर ध्यान दे रहा है। और दूसरा खिलाड़ी, दूसरा मॉनिटर जो है, जो मतलब भाग लिया है चुनाव में, दूसरा उम्मीदवार क्या कहता है कि मुझे सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले वोट दें, मैं फुटबॉल खेलने वाले को क्लास से बाहर कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? पूरी क्लास आपस में लड़ने लगेगी। क्या होगा? लड़ने लगेगी और दोस्तों टुकड़े हो जाएंगे। बस यही इस टॉपिक में है। जब नेता लोग वोटों के लिए क्या करते हैं, वोट के लिए क्या करते हैं कि समाज में अंतर का इस्तेमाल करने लगते हैं, जाति या धर्म का अंतर। ठीक है, तो देश जो है, देश में आग लग जाती है। यानी राजनीति, राजनीति प्लस सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव बराबर भारी तबाही, भारी तबाही। ठीक है, दो केस स्टडी है आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। नॉर्दर्न आयरलैंड डायस्टेरियस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, समझिए उत्तरी आयरलैंड की कहानी। समस्या क्या क्या थी यहाँ पर? यहाँ पर सारे लोग ईसाई थे, लेकिन उनके दो ग्रुप थे, है ना। एक 53% प्रोटेस्टेंट थे और एक 44% कैथोलिक्स थे। नेताओं ने इसे वोटों की लड़ाई बना दिया। प्रोटेस्टेंट चाहते थे, प्रोटेस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट हु वांटेड टू स्टे विथ यूके। प्रोटेस्टेंट चाहते थे कि वो ब्रिटेन के साथ रहें, जबकि कैथोलिक जो थे वो 44% जो थे वो चाहते थे कि आयरलैंड देश में मिल जाए। नतीजा क्या हुआ? दोनों तरफ के नेताओं और लोगों में भारी भयंकर हिंसा हुई और सैकड़ों, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वेयर किल्ड, है ना। मतलब सैकड़ों और हजारों, सैकड़ों हजारों जो है नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मारे गए, हिंसा में बेकसूर लोग मारे गए। शांति कब आई? अंटिल द 1998 गुड फ्राइडे अकॉर्ड। साल 1998 में क्या हुआ? दोनों पक्षों ने समझदारी दिखाई और एक शांति समझौता किया, जिसे गुड फ्राइडे समझौता कहते हैं। दूसरी कहानी समझेंगे, यूगोस्लाविया की कहानी। यूगोस्लावा स्लाविया में क्या हुआ था? यहाँ की समस्या थी, इस देश में अलग अलग धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहते थे। ठीक है, राजनीति ने क्या किया? यहाँ के नेताओं ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोगों को धर्म और जाति के नाम पर खूब भड़काया। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए समाज के टुकड़े कर दिए युगोस्लाविया में। नतीजा यह हुआ कि इस देश में आग, आग की मतलब आग में ऐसा झुलसा कि इस देश में इसके 6 टुकड़े, स्वतंत्र 6 इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन गए, देश हो गए। युगोस्लाविया का नाम जो है दुनिया के नक्शे से खत्म हो गया, है ना। पॉलिटिकल लीडर्स यूज रिलीजियस एंड एथनिक डिवीजन फॉर पॉलिटिकल कंपटीशन, है ना। राजनेता जो ने क्या किया? धर्म और जाति के आधार पर जो है खूब एकदम लड़ाया भड़काया। इससे क्या हुआ? डिसइंटेग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया, एकदम टूट गया यूगोस्लाविया, दुनिया के नक्शे से जो है खत्म। भारत में हालांकि आप महसूस कीजिए कि हमारा भारत इन देशों से बहुत बड़ा और विविध है, फिर भी हम एक हैं। ये जो यूगोस्लाविया है, आप इन सब से हम लोग बहुत बड़े हैं, लेकिन हमारा देश फिर भी एक है, क्योंकि हमारे संविधान ने, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए मजबूत नियम बनाए हैं। जैसे देश की एकता की बात करें, देश की एकता की बात करें तो हमारा आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। युगोस्लाविया की तरह भारत के टुकड़े ना हों, इसके लिए ना हमारे संविधान के अनुच्छेद 51
ए सब क्लॉज ई में जो है हर नागरिक का यह फर्ज देता है कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर आपसी भाईचारे और सद्भाव की को बढ़ावा देगा। ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता है हमारे देश में, क्या है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ कि 25 से अनुच्छेद 25 से 28 हमारे संविधान का 25 से आर्टिकल 25 से 28 तक उत्तरी आयरलैंड में सरकार जो है एक धर्म के पक्ष में झुक गई थी, है ना। उत्तरी आयरलैंड में क्या हुआ था? एक धर्म के पीछे झुक गई। और लेकिन भारत का संविधान जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यहाँ सभी देश के लोग रहते हैं। इसका मतलब है कि भारत सरकार का अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है। कानून की नज़र में जो है सभी धर्म पूरी तरह बराबर है। जितने भी धर्म है वो क्या है? बराबर हैं। जिससे कभी भी जो है क्या नहीं होगा? सिविल वॉर नहीं होगा, है ना। सिविल वॉर, गृह युद्ध जैसी नौबत नहीं आएगी और ना आए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल आउटकम्स, परिणामों के तीन मुख्य निर्धारक। इसको समझने से पहले समझिए कि आपकी मम्मी ने एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाया है। क्या बनाया है? स्वादिष्ट केक बनाया है। अब घर में भाई बहन है, ठीक है। देश टूटेगा या बचेगा यह तीन बातों पर निर्भर करता है। मतलब केक टूटेगा या बचेगा क्या होगा उसको समझिए। देश के अकॉर्डिंग हम आपको केक का उदाहरण देके समझा रहे हैं। पहला क्या है? पहला तीन उदाहरण क्या है कि यह जो देश है, क्या बच्चे सोचते हैं कि पूरा केक, क्या बच्चे सोचते हैं, केक को लेके हम बता रहे हैं आपको, क्या बच्चे सोचते हैं कि पूरा केक सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए या वो मिल बांट कर खाने को तैयार हैं? ठीक है, पहला रीजन। ठीक है। दूसरा क्या होता है? क्या बच्चे अपनी बात जो है आराम से मम्मी के सामने रखते हैं या रो रो कर चिल दूसरों का हिस्सा छीनने की जिद करते हैं? और तीसरा क्या है कि मम्मी जो है यानी सरकार जो है, मम्मी यानी सरकार दोनों बच्चों की बात को एकदम सुनेगी और उनको जो है उन दोनों को बराबर केक दे देती है या फिर किसी एक बच्चे को डांट कर भगा देती है। ठीक है। बस यही तीन बातें किसी देश की भविष्य तय करती है। पुनः हम रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। पहला क्या? फर्स्ट में समझिए। क्या बच्चे सोचते हैं कि पूरा केक सिर्फ मुझे ही मिलना चाहिए या वे मिल बांट कर खाने को तैयार हैं? दूसरा, दूसरा क्या है? क्या बच्चे अपनी बात आराम से मम्मी के सामने रखते हैं या हो हल्ला रो चिल्ला कर जो है दूसरों का हिस्सा छीनने की जिद करते हैं? और तीसरा यानी मम्मी सरकार, सरकार दोनों बच्चों को बराबर केक देती है या फिर किसी एक बच्चे को डांट कर भगा देती है? ठीक है। बस यही तीन बात क्या करती है? किसी देश का भविष्य तय करती है। अब आइए इधर समझिए। हाउ पीपुल परसीव देयर आइडेंटिटी, लोग अपनी पहचान कैसे देखते हैं। सरल अर्थ में समझें तो अगर लोग संकीर्ण सोच रखेंगे कि मैं सिर्फ इस जाति या इस राज्य का हूँ तो देश में तालमेल जो है मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर वे सोचेंगे कि मैं बंगाली, तमिल और गुजराती भी हूँ और सबसे पहले एक भारतीय हूँ, सबसे पहले क्या हूँ? मैं एक भारतीय हूँ, तो देश मजबूत होगा। क्या होगा? देश मजबूत होगा। आप देखे होंगे हमारे संविधान में जो है इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप है हमारे संविधान में, सिंगल सिटीजनशिप है। और आर्टिकल 5 से 1, आर्टिकल 5 से 11 जो है भाग 2 में दिया गया है इकहरी नागरिकता। इसका मतलब है कि भारत में अमेरिका की तरह जो है राज्यों के पास अलग नागरिकता नहीं है। अगर आप चाहें बिहार में रहें, केरल में हैं, असम में हैं या सिर्फ आप भारत के, मतलब आप कहीं पर भी रहिए, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। यह हमारी पहचान को एक धागे में पिरोता है। चाहे आप बिहार से रहिए कोई मतलब नहीं, केरल से रहिए कोई मतलब नहीं, आप पंजाब से रहिए कोई मतलब नहीं, आपके पास जो है सिंगल सिटीजनशिप है, आप भारत के नागरिक हैं। ठीक है। हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज डिमांड्स, नेता मांग कैसे उठाते हैं? देश की शांति इस बात पर टिकी होती है कि नेता समाज की मांगें कैसे उठाते हैं। अगर मांग शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में हो, ठीक है, डिमांड्स आर इजी टू एकोमोडेट इफ दे आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संविधान के दायरे में हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नेता एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय का हक छीनता है या हक छीनने की मांग करेंगे तो देश में दंगे होंगे, है ना। तो डिमांड्स आर इजी टू एकोमोडेट इफ दे आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क
and not at the cost of another community. Demands that suppresses another community lead to conflict. अगर आप दूसरे समुदाय का हक छीनने की मांग करेंगे तो देश में दंगे होंगे ही। अगर भारतीय संविधान की में अगर संदर्भ में बात करें तो भारत का संविधान नेताओं और नागरिकों को अपनी मांग रखने और हक के लिए लड़ने की आज़ादी देता है, लेकिन एक दायरे में लड़ सकते हैं आप। अनुच्छेद आर्टिकल 19(2) साफ कहता है कि किसी को भी ऐसी मांग उठाने या भाषण देने की आज़ादी नहीं है जिससे देश की जो है प्रभुता प्रभुता अखंडता, है ना, प्रभुता अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था खतरे में पड़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड। सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है? यदि सरकार बहुसंख्यक के दबाव में न आकर अल्पसंख्यक या छोटे समूहों की सही मांग को मान लेती है और उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी देती है, जैसे बेल्जियम ने किया था, तो देश एकजुट रहेगा। लेकिन अगर सरकार उन्हें ताकत से दबाने की कोशिश करती है, जैसे श्रीलंका ने किया था तमिलों के साथ, तो देश टूट जाता है ना। सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है? इफ द गवर्नमेंट इज विलिंग टू शेयर पावर एंड अकोमोडेट्स रीजनेबल डिमांड्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज लाइक इन बेल्जियम। जैसे बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थे उनके लिए भी जो है पावर शेयर की बात की गई, नेशनलिटी यूनिटी उस वहाँ पर बना। लेकिन अगर आप जो माइनॉरिटी हैं उनको फोर्सफुल्ली जो है उनके डिमांड को सप्रेस कर देंगे, दबा देंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ, तो क्या होगा? वहाँ का यूनिटी थ्रेटेंस होगा, टूट जाएगा, है ना। भारतीय लोकतंत्र में भी जो है अल्पसंख्यक को समझिएगा, भारतीय लोकतंत्र जो है जो माइनॉरिटी हैं इंडिया में जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं और कमजोर वर्ग का पूरा सम्मान देता है। जैसे संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 30 है, अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने का और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने का जो है पूरा अधिकार देता है। साथ ही संविधान का जो हमारा 16 भाग है, संविधान का जो हमारा भाग 16 है, उसमें अनुच्छेद 330 से लेकर 332 के तहत लोकसभा और विधानसभा में जो है कमजोर वर्गों के लिए, एससी और एसटी के लिए क्या किया गया है? सीटें रिजर्वेशन किया गया है, आरक्षित किया गया है, ताकि वे खुद को देश के शासन का हिस्सा महसूस कर सकें, है ना। आगे बात करते हैं एनसीईआरटी डिफरेंस और कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे आप सोचिए कि आप ऐसे जगह मतलब ऐसे जगह हैं जहाँ रहने वाले सभी लोग जो है एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही त्यौहार मनाते हैं, मानते हैं। ऐसी जगह को समझना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बाहर से कुछ नए लोग काम की तलाश में वहाँ आकर बस जाते हैं तो वह जगह बदल जाती है। अब उस जगह के लोगों के पास दो रास्ते हैं, या तो वे नए लोगों से लड़े या तो फिर उन्हें उनके साथ प्यार से मिलजुल कर रहे। लोकतंत्र हमें यही प्यार से मिलकर रहने का ताकत सिखाता है। अब समझिए, यहाँ आपको एनसीईआरटी में जो है तीन मुख्य परिभाषाएं दी गई है और निष्कर्ष भी हम बताएंगे। जैसे होमोजीनियस सोसाइटी, समरूप समाज, इसका अर्थ है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ लगभग सभी लोग एक जैसे होते हैं। वहाँ ना तो अलग जातियाँ होती हैं और ना ही बड़ी सांस्कृतिक भिन्नताएं, है ना। ए सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड्स ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट एथनिक और कल्चरल डिफरेंस, जहाँ कोई जातीय ना हो, अलग अलग जातियाँ ना हो, ना ही कोई बड़ी संस्कृति के लोग हों, सांस्कृतिक भिन्नताएं हों, जैसे स्वीडन और जर्मनी में ऐसा है। भारतीय संदर्भ में अगर आप समझेंगे तो भारत कभी भी समरूप समाज नहीं रहा है। भारत समरूप समाज नहीं है, समरूप समाज भारत नहीं है, क्योंकि भारत हमेशा से ही जो है विविधताओं का देश रहा है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ हजारों जातियाँ और सैकड़ों भाषाएं हैं। ठीक है, बात करें माइग्रेंट प्रवासी की। प्रवासी क्या होता है? जब कोई व्यक्ति काम, पढ़ाई या अच्छे अवसरों की तलाश में अपना मूल इलाका छोड़ दे, देश छोड़कर किसी दूसरे जगह जाकर रहने लगता है, तो उसे प्रवासी कहते हैं। प्रवासियों के आने से जो समाज में विविधता बढ़ती है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ने के लिए कभी अब्रॉड चले गए, फॉरेन चले गए, है ना, या कई लोग क्या होते हैं कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके रह जाते हैं, तो वही प्रवासी होते हैं। भारत के अंदर जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करने के लिए आप जा सकते हैं, जैसे बिहार से यूपी जा सकते हैं, यूपी से बिहार जा सकते हैं, यूपी के लोग दिल्ली जा सकते हैं, मुंबई जा सकते हैं। हमारे संविधान में जो है आर्टिकल 19(1)(d)
और ई क्या कहता है कि हर भारतीय नागरिक जो है पूरे देश में कहीं भी खुलकर घूम सकता है, किसी राज्य में जाकर बस सकता है, यह मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, बात करते हैं डेमोक्रेटिक एकोमोडेशन की, लोकतांत्रिक समायोजन की। तो यह वह तरीका होता है जिसके जरिए एक लोकतंत्र समाज जो है सभी अलग अलग तरह के लोगों को स्वीकार करता है, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता है और सबको बराबरी का हक देकर देश में शांति बनाए रखता है ना। द प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग एंड एडजस्टिंग सोशल डाइवर्सिटी विद इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क टू इंश्योर पीस एंड इक्वेलिटी, है ना। मतलब सभी को जो है बराबरी का हक देकर देश में शांति बनाए रखना। भारतीय संविधान में भी जो है, हमारे संविधान में आर्टिकल 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है, कानून के सामने सबको बराबर रखा है। अनुच्छेद 29-30 क्या कहता है, 29-30 क्या कहता है कि सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा, कल्चरल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन होगी, है ना। और ये बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्लूजन एंड कोर कॉन एनसीईआरटी टेकवे, अगर समझें निष्कर्ष मुख्य सार को, तो लोकतंत्र में इन अ डेमोक्रेसी द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इज नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। मतलब लोकतंत्र में अगर अलग अलग समूह अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ उठाए तो यह, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। इससे सरकार का ध्यान उन लोगों की तरफ जाता है जो पिछड़े या गरीब हैं। सरकार उनके लिए अच्छे कदम उठाती है, पावर शेयरिंग करती है, सत्ता की साझेदारी करने से देश टूटता नहीं है बल्कि पावर और मजबूत हो जाता है। It allows disadvantaged and marginalized groups to express their grievances and force the government to take corrective action। ठीक है, जो हाशियाईकरण के लोग हैं, जो समाज में वांछित वर्ग हैं, उनको न्याय पाने का अवसर मिलता है लोकतांत्रिक सरकार में। ठीक है, भारतीय संदर्भ में भी आप जानते होंगे कि भाग 4 जो है, भाग 4 पार्ट 4 जो है, डीपीएसपी राजनीति के निदेशक तत्व, डीपीएसपी में क्या कहता है, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद अगर 38 और 39 सरकार को यह निर्देश देता है कि वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए जिससे सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल राजनीति मिले। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा है जिसे कम सुनाई देता है और वह चल नहीं सकता, एक मेरा प्रश्न है, तो क्या लोकतांत्रिक समायोजन के तहत हमें उसकी मदद के लिए क्लास में विशेष इंतजाम, जैसे आगे की सीट देना, तो आगे की सीट करना चाहिए या नहीं? इससे बच्चे का समायोजन का असली मतलब हमें पता चलेगा। आप बताएं हमें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दें कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे कम सुनाई देता है और वह चल नहीं सकता है, तो क्या लोकतांत्रिक समायोजन के तहत आप उसकी मदद के लिए क्लास में विशेष इंतजाम करेंगे? इसका राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे साथ बने रहें। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, अपने साथियों और भाइयों के साथ चैनल को ज़रूर शेयर करके उनसे भी कहिए कि हमारे चैनल पर अपना सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। हम एनसीईआरटी को मजबूत स्तर से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपका सिविल सर्विस जो है कल का आसान हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।